दोस्तों, एक भाई अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर एक बहुत बड़े बंगले पे जाता है। वहां जाकर जब दरवाज़ा बजाता है तो अंदर से कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता। यह देखकर कुछ देर वह इंतज़ार करता है। उसके बाद खुद ही धक्का देकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वह जैसे ही दरवाज़ा को धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाती है। इसका मतलब दरवाज़ा पहले से ही खुला था। वह उसके बाद अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैसे एक कमरे में जाता है तो देखता है एक महिला बेड पर पड़ी हुई है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है। अब जो महिला होती है, जैसे ही उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और उस लड़के को देखकर रोने क्यों लगती है? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। इस गाँव में एक लड़का रहता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश के परिवार में कुल 4 लोग होते हैं। उसके माता पिता और एक भाई और बहन। सुरेश की बहन का नाम मोनिका होता है। दोनों के उम्र में 5 साल का अंतर है। जो सुरेश होता है वह 8 साल का है और जो उसकी बहन मोहिनी होती है उसकी उम्र 3 साल थी। उसके पिता मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाया करते हैं। परिवार में सभी लोग बड़े खुश रहते हैं। आमदनी कम होने के बावजूद भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वे उतने में ही बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक रोज़ उनकी माँ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। इस घटना के बाद सुरेश के पिता काफ़ी नशा करने लगते हैं। वह दिन भर नशे में डूबे रहते हैं, यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। सुरेश की उम्र बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, अभी वो स्कूल में पढ़ाई करता था। पर अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह बड़ा ही दुखी होता और परेशान होता। वह बार बार अपनी माँ के लिए पिता से पूछा करता कि पिताजी, मम्मी कब आएगी। अब अपने बच्चे के सवाल पे आखिर सुरेश के पिता उसे कैसे बताते कि उसकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आने वाली है, वह किसी और के साथ भाग गई है। अब इसी तरह समय बीतता है और समय बीतते हुए 1 साल का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन अचानक से उसके पिता की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा ही शराब पीने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इन 2 बच्चों पर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ता है। अब एक झटके में ही इनकी दुनिया फिर से उजड़ जाती है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जैसे ही इस खबर की जानकारी वहाँ के सरपंच को होती है तो वह एक पंचायत बुलाते हैं और इस पंचायत में इन बच्चों के बारे में बात किया जाता है। लेकिन उनके रिश्तेदार कोई भी उन्हें संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ता। सभी अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि सुरेश और मोहिनी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उनके पास एक छोटा सा मकान था जिसमें वो अपने पिता के साथ रहा करते थे। इसलिए कोई भी रिश्तेदार उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार न थे। जब कोई भी उन्हें संभालने वाला नहीं होता तब सरपंच कहते हैं कि देखो भाई, ये हमारे गांव का मामला है, घर का मामला है, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर ही इनकी परवरिश करें और हम एक एक दिन करके इन्हें खाना देंगे। यह धीरे धीरे खुद ही बड़े हो जाएंगे और समाज में जीना सीख जाएंगे। जब ये खुद कमाकर जीने लायक हो जाएंगे तब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सरपंच जी की ये सब बातें सुनकर गाँव वाले तैयार हो जाते हैं और उन्हें एक एक दिन खाना देने को तैयार थे। अब जो सुरेश और मोहिनी होती है उन्हें हर दिन हर एक के घर से खाना मिलता, यानी कि आज किसी के घर से तो कल किसी और के घर से, और इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती जा रही थी। गांव वाले सुरेश को खाना तो देते पर उससे काम भी बहुत ज़्यादा लेते। सुरेश के दिल में पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। जब वह गाँव वालों से यह कहता कि मुझे पढ़ना है तो गाँव वाले कहते तेरी पढ़ाई अब नहीं हो सकती, तेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए तू चुपचाप यहीं काम कर और अपना गुजारा यहीं कर। सुरेश काफ़ी मजबूर था, इसलिए वह कुछ ज़्यादा नहीं बोलता और चुपचाप वहीं पर रहने लगता है। इस तरह 1 साल का समय बीत जाता है। अब इन 1 सालों में सुरेश को इतना तो समझ आ ही गया था कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता। वे सिर्फ काम के प्यारे होते हैं, यानी कि जितना मुझसे काम लेते हैं उसी के बदले वे खाना मुझे देते हैं। अब धीरे धीरे उसकी बहन भी बड़ी हो रही थी।
उसकी बहन की उम्र लगभग 5 वर्ष हो गई थी। अब वो सोचता है, मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा, ताकि समाज में मेरा भी सर गर्व से ऊंचा हो सके। एक रोज़ सुरेश अपने आस पड़ोस के लोगों से कहता है, मैं देखिए अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बहन पढ़ाई करे। इसलिए मैं आपके यहाँ तभी काम करने आऊँगा जब आप मेरी बहन को पढ़ाने के लिए तैयार होगे। लेकिन उसके आस पड़ोस के लोग जितने भी होते हैं सभी मना कर देते हैं उसकी बहन को पढ़ाने से। अब इस बात को सुनते ही उसके बहुत चोट लगती है और वह मन ही मन बड़ा दुखी होता है और सोचने लगता है, इस तरह से तो मेरा गुजारा नहीं चल सकता और ना ही मेरी बहन पढ़ाई कर सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर वह एक रात अपनी बहन को लेकर ट्रेन के रास्ते वहाँ से निकल जाता है। वह अपना जैसे ही सफ़र तय करता है और रास्ते में सोचते लगता है कि मैं अगर शहर में रहकर मेहनत मजदूरी करूँगा तो मेरी बहन पढ़ाई ज़रूर कर लेगी। मैं पूरे मेहनत के साथ बहुत सारा पैसा कमाऊँगा ताकि मेरी बहन पढ़ाई कर सके। इसी उधेड़-बुन में वो लगा रहता है। तभी सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो ट्रेन में बैठी उसकी बहन मोहिनी कहती है, भैया मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो। अब यह बात सुनकर जो सुरेश होता है वह बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि मैं तो कहीं और आ गया हूँ। तब अपनी बहन का हाथ पकड़कर ट्रेन से उतरता है और देखता है कि यहाँ का नज़ारा तो अजीब है। सभी लोग एक दूसरे तरफ भागे जा रहे हैं, किसी को कुछ काम है तो किसी को कुछ। सभी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। जो सुरेश होता है इतनी भीड़ भाड़ को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। वह तो गांव में पला बड़ा था और वो भी गांव छोटा सा था जहां इतनी भीड़ उसे कभी देखने को नहीं मिली थी। इसलिए वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है इस भीड़ को देखकर। थोड़ी देर चलने के बाद वो स्टेशन पे ही एक जगह बैठ जाते हैं। अब उसकी जो बहन होती है बार बार कहती है, भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। यह सुनकर वो कहता है, अच्छा रुक जा, मैं तेरे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। और वह कुछ लोगों से पैसे मांगने चला जाता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। वह फिर से उदास आकर वहीं बैठ जाता है। जब दोनों भाई बहन स्टेशन पर बैठे थे तभी एक बूढ़ी महिला उन्हें देख लेती है। उनकी हालत को देखकर वह कुछ कुछ समझने लगती है कि इनकी दशा क्या है। तभी वह उनके पास आती है और पूछती है, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस महिला की बातों को सुनने के बाद जो सुरेश होता है कहता है, माँ मेरी बहन को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अगर आपके पास कोई काम हो तो बोलो, मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मेरी बहन को खाना दे दो। इतना सुनने के बाद जो महिला होती है कहती है, बेटा मैं तुझे खाना तो दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह भी ढूंढ दूंगी जहाँ तुम रहकर अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। तो महिला एक दुकान पे जाती है और वहाँ से उनके लिए खाना लेकर आती है। दोनों को खाना दे देती है। दोनों भाई बहन बहुत भूखे थे, इसलिए दोनों लपक से खाना लेकर खाने लगते हैं। इस तरह से खाते हुए देखकर उस महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो बुजुर्ग महिला थी वह अपने आप को संभालती है और कुछ दूर जाकर फ़ोन से किसी से बात करने लगती है। अब जो फ़ोन पे वह जिससे बात कर रही होती है वह एक महिला होती है जो कि समाज सेविका होती है, जिसका नाम मंजू होता है। मंजू अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि वह इस तरह के बच्चों का ही भरण पोषण क्या करती है। मंजू के पास पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह ज़िंदगी अपनी इस तरह ही गुजार रही थी। अपना जितना भी पैसा था इस तरह के बच्चों पे ही खर्च कर दिया करती थी। इस तरह के काम करके उसे बड़ा ही सुकून मिलता था। मंजू को उन दो बच्चों के बारे में सारी जानकारी हो जाती है तो वह अपने पास ही उन दोनों बच्चों को रख लेती है। सुरेश होता है मंजू के साथ तो चला आता है, मगर उसके अंदर बहुत डर बैठ जाता है क्योंकि वो शहरों के बारे में अजीब अजीब बातें सुन रखा था। इसलिए वह एक रो मंजू से कहता है, मंजू मैडम हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? की बातों को सुनकर मंजू मैडम हंस पड़ती हैं और कहती हैं, देखो बेटा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम जैसे बच्चों को ही पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाती हूँ। जो मंजू मैडम होती है दोनों को अपने पास तो रखती ही हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करती हैं। अब जब पढ़ाई की बात होती है तो सुरेश कहता है, मैडम जी मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनने के बाद मंजू मैडम कहती है, ऐसा क्यों? तब सुरेश कहता है, मैडम जी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं कि पढ़ाई लिखाई मेरे सर के ऊपर से चली जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुरेश कहता है, मैडम जी मुझे पता है दुनिया में सबसे बड़ी किसी की ताकत है तो पैसे की। पैसा है तो सब चीज़ है,
पैसे के बिना तो ज़िंदगी बेकार है। इतना सुनने के बाद जो मंजू मैडम होती हैं कहती हैं, देखो बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। देखो ना, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन ये सारे पैसे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे तो दूसरे की सेवा करने में ही मज़ा आता है। इतनी बात सुनने के बाद भी सुरेश के दिमाग में कुछ भी नहीं आता। वो तो सिर्फ यही कहता है, मैडम जी आप एक काम करो, मेरी बहन को ही पढ़ा लिखा दो। अगर वो पढ़ लिख कर काबिल इंसान बन गई तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। वैसे आप चाहो तो मुझसे काम भी करा सकती हो, लेकिन आप मेरी बहन को ज़रूर पढ़ाना। यह सुनकर मंजू मैडम हंस पड़ती हैं और कहती हैं, देखो मुझे तुमसे काम कराने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम मोटे मोटे सवालों का आप किताब समझ लो, ताकि आगे चल के ज़िंदगी जीने में कोई तुम्हें दिक्कत ना हो और तुम अपनी मर्जी से जी सको। वहीं पर रह के सुरेश अपने मैडम के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगता है। यह देखकर मंजू मैडम कहती हैं, तुम रहने दो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सुरेश कहता है, मैडम जी हम तो यहाँ खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो हमें काम भी करना चाहिए। इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। इसी बीच जो उसकी बहन मोहिनी होती है वह 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर जाती है। मंजू मैडम और सुरेश एक जगह बैठे होते हैं। वहीं पर मोहिनी आ जाती है और कहती है, भैया मैंने 12वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बहन की बात सुनकर सुरेश कहता है, देख तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर ले। तब उसकी बहन कहती है, भैया मेरी ज़िंदगी पर तो आपका अधिकार है, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। इतना सुनने के बाद सुरेश अपनी मैडम से कहता है, मैडम चलो आप ही बता दो मेरी बहन को क्या करना चाहिए। इतना सुनने के बाद मंजू मैडम कुछ सोचों में डूब जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहती हैं, देखो सुरेश तुम्हारी बहन को तो डॉक्टर बनना चाहिए, ताकि यह आगे चल के समाज का सेवा कर सके। जो मंजू मैडम होती है वह सुरेश की बहन को दूसरे शहर में भेज देती है डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उस शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। इसलिए वह दूसरे शहर चली जाती है और वहीं पर रहकर वह पढ़ाई जारी रखती है। इधर जो मंजू मैडम होती हैं उसकी पढ़ाई के सारे खर्चे भिजवा देती हैं और कहती हैं, अगर पैसों की कमी हो तो तुम बोलना, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन तू जी जान लगाकर पढ़ाई करना। अब दोनों भाई बहन दूसरे शहर में रहने लगते हैं। जो सुरेश होता है वो अपनी बहन से कहता है, मंजू मैडम बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं अब नहीं चाहता कि उन पे मैं बोझ बनूं, इसलिए मैं खुद ही मेहनत करूंगा और अपनी ही मेहनत के पैसे से अपनी बहन को पढ़ाऊंगा। यही सोचकर वह दिन रात मेहनत करने लगता है और अपनी बहन का पढ़ाई उसी शहर में करवाता है। धीरे धीरे इस तरह बीतता है। कुछ समय बाद जो उसकी बहन मोहिनी होती है वह एक सफल डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद वह फिर से अपने भैया से पूछती है, भैया बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। की बात सुनकर वह कहता है, देखो अब हमें कुछ नहीं करना, ना ही तुझे बस शादी करना है, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा सकूं। ना सुनते ही मोहिनी शर्माकर घर के अंदर चली जाती है। अब जो सुरेश होता है वह लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वह एक लड़का ढूंढकर अपनी बहन की शादी तय कर देता है। जो सुरेश होता है वो बड़े खुशी खुशी अपनी बहन की शादी का कार्ड छपवाने जाता है। अब जो कार्ड छापने वाला होता है सुरेश के माता पिता का नाम जैसे पूछता है तो सुरेश एकदम से उदास हो जाता है और उसे मंजू मैडम की याद आती है, क्योंकि उसने मंजू मैडम को अपनी माँ की तरह ही समझा था। क्योंकि अगर मंजू मैडम उनकी लाइफ में नहीं होती तो उनकी ज़िंदगी पता नहीं क्या होती। अब सुरेश उस दिन कार्ड नहीं छपवाता, वो चुपचाप मंजू मैडम के यहाँ चला जाता है और वहाँ आने के बाद जो सुरेश होता है वो दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा बजाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता। यह देखकर वह दरवाजे को धक्का देता है। जैसे ही वो धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि दरवाज़ा लॉक ही नहीं था। वह अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो चारपाई पर कोई महिला पड़ी होती है। उस महिला को देखकर उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस चारपाई पर कोई और नहीं बल्कि मंजू मैडम पड़ी हुई थी, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जब मंजू मैडम सुरेश को देखती हैं तो वो भी रो पड़ती हैं। उनकी भी आंखों से आंसू छलक आते हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर सुरेश कहता है, मैडम आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब मंजू मैडम कहती हैं, मेरी तू छोड़, पहले तू बता तू कैसा है और तेरी बहन कैसी है, क्या वो डॉक्टर बन गई। तुम दोनों ने जब से घर छोड़ा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए और ना ही मेरी खबर लेने की कोशिश की। सुनने के बाद सुरेश हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपसे मिलने नहीं आए। फिर सुरेश कहता है, लेकिन आप यह तो बताइए कि आज जब मैं मिलने आया हूँ तो मुझे देखकर आप इतना फुट फुट कर क्यों रो रही हैं।
इस पर मंजू मैडम अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। वह कहती हैं कि जब से तुम लोग यहाँ से गए कुछ साल बाद ही मेरा एक एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैं अब ठीक नहीं हो सकती। मेरे दोनों पैर खराब हो चुके हैं। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई कहीं इलाज नहीं हो सका। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब मेरी ज़िंदगी इस तरह ही चलती रहेगी। मैं अब फिर से ठीक नहीं हो पाऊंगी। जब से मेरे दोनों पैर खराब हुए हैं तब से धीरे धीरे करके सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन पैसे होते के बावजूद भी कोई भी मेरा सेवा करने को तैयार नहीं। सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब तू आया तो तुझे देखकर मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ, इसलिए मेरी आंखों से आंसू छलक आए। इतना कहते ही मंजू मैडम फिर से रो पड़ी। उन्हें रोता हुआ देखकर सुरेश उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि आपने कैसे सोच लिया कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मैं ही आपका सेवा करूँगा। देखिए, मैं अपनी बहन की कार्ड का डिज़ाइन सेलेक्ट करके लाया हूँ। इस पर मैंने माँ के नाम की जगह आपके नाम लिखवाने का निर्णय लिया है। इसीलिए मैं टाइम निकाल कर आज मैं आपके पास आया हूँ। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी इसी घर से होगी और मैं इस घर में रहकर आपकी देखभाल करूँगा। सुरेश होता है वो मंजू मैडम का बहुत ख्याल रखता है और अपनी बहन को लेकर इन्हीं के घर में शिफ्ट हो जाता है। अब शादी की धूमधाम से तैयारियां चलती है। सभी लोग शादी में जुट जाते हैं। अब जो सुरेश की बहन होती है उसकी शादी इसी घर से बड़े धूमधाम से होती है और जो मंजू मैडम होती है वह एक माँ का फर्ज निभाती हैं। उसे आशीर्वाद देकर अपने घर से विदा करती हैं। कुछ साल बाद जो मोहिनी होती है वह अपने भैया की भी शादी के लिए लड़की देखने लगती है और मंजू मैडम से कहती है कि मुझे भी अपनी भाभी को इस घर में लाना है। इस बात को सुनते ही मंजू मैडम सुरेश को मनाती है शादी के लिए और अब जब सुरेश मान जाता है तो उसकी भी शादी हो जाती है। घर में नई नवेली दुल्हन आ जाती है। अब दुल्हन और मंजू मैडम और सुरेश तीनों ही बड़े खुशी खुशी इस घर में रहा करते हैं। जो सुरेश की दुल्हनिया होती है वह मंजू मैडम का बड़ा ही प्यार से देखभाल किया करती है, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रखती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।